#मास्क पहनो इंडिया, क्योंकि जब कोरोना हारेगा तभी देश जीतेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे। इस दौरान वो वाराणसी को कई सौगात देंगे, जिनमें जापान की मदद से बने रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर भी शामिल है। इसके अलावा प्रधानमंत्री काशी को गोदोलिया मल्टी लेवल पार्किंग और क्रूज समेत कई योजनाओं की सौगात देंगे और इसके साथ ही पीएम बीएचयू में चाइल्ड हेल्थ केयर यूनिट का भी उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें, अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। भारत और जापान की सैकड़ों साल की पुरानी दोस्ती का प्रतीक रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर वाराणसी में बनकर तैयार हो गया है। 186 करोड़ रुपए की लागत से बने सेंटर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। कार्यक्रम के दौरान नई दिल्ली स्थित जापानी दूतावास के अधिकारी मौजूद रहेंगे, जिसके बाद पीएम मोदी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर परिसर में रुद्राक्ष का पौधा भी लगाएंगे, जिसे कोलकाता से मंगवाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं और इस दरमियान वो वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर भी पहुंचेंगे और इसका उद्घाटन करेंगे। सबसे खास बात है कि इस कन्वेंशन सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथ से रुद्राक्ष के पेड़ को लगाएंगे और उस पेड़ की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कलकत्ता से ये पेड़ मंगाया गया है और यहाँ 5 पौधे पूरे तैयार, जो लगभग 6 फीट इसकी ऊंचाई आप देख रहे होंगे और पूरी तरीके से तैयार ये पेड़ है। और इसी पेड़ को प्रधानमंत्री अपने हाथों से 15 जुलाई को काशी के रुद्राक्ष सेंटर में लगाएंगे। और इन फलों में मैं आपको जो बीज होती हैं, जो रुद्राक्ष के जो बीज हैं, वो भी दिखाऊंगा ये एक्सक्लूसिव कि बाकायदा जो बीज लगभग लग चुके हैं वो पेड़ यहाँ से मंगवाए गए हैं। तो ये काशी को सबसे बड़ा सौगात मिलने जा रहा है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का जो भारतीय बनारस और जापान की संस्कृति को तो दर्शाएगा ही और साथ में यहाँ की संस्कृति को पूरे विश्व के पटल पर पहुँचाएगा। तो काशी का ये रुद्राक्ष सेंटर वाकई बेहतरीन है काशी वासियों के लिए। एक बड़ी सौगात बनारस में ये होगी और उसका एक इतिहास, उसका एक गवाह बनेगा ये रुद्राक्ष का पेड़। दिल्ली एनसीआर में लगातार दूसरे दिन हुई बारिश ने प्रशासन की तैयारियों की पोल खोल दी और पानी निकालने का सही इंतजाम नहीं होने की वजह से अलग अलग इलाकों में सड़कें समंदर जैसी लगने लगी। लंबे इंतजार के बाद जब मॉनसून आया तो लोगों को गर्मी और उमस से छुट्टी मिली। लेकिन दिल्ली एनसीआर में जगह जगह हुए जल भराव ने मॉनसून आने की खुशियों पर पानी फेर दिया। दिल्ली के पास हरियाणा के रोहतक में तो सड़कों पर इतना पानी भर गया कि गाड़ियों का चलना मुश्किल हो गया। मजबूरन गाड़ी में सवार लोगों को उन्हें धक्का देकर आगे बढ़ाना पड़ा। वहां एक बाजार में तो बारिश का पानी ऐसे आया कि लोगों का सामान अपने साथ बहा ले गया। एक स्कूटी तो देखते ही देखते सड़क पर भरे पानी में तिनके की तरह बह गई। जिस समय स्कूटी नदी में बदल चुकी सड़क पर बह रही थी, आसपास के लोग चिल्ला रहे थे। उन्होंने कोशिश की कि किसी तरह उसे पानी से निकाल लिया जाए। किसकी लोबिल? अरे पकड़ ले। रोहतक में यह हाल महज कुछ घंटों की बारिश के बाद हुआ और बरसात रुकने के बाद भी लोग सड़कों पर जमा पानी की वजह से जगह जगह फंसे रहे। दिल्ली का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। पानी बरसा तो देश की राजधानी का मौसम सुहाना हुआ, लेकिन वो समस्याएं खत्म नहीं हुई जो बारिश के बाद पैदा होती हैं। जल भराव उन्हीं समस्याओं में एक है, जिसकी वजह से लगातार दूसरे दिन दिल्ली वाले परेशान रहे। हैरानी की बात तो ये कि जल भराव की समस्या पॉश इलाकों में भी हुई। सुप्रीम कोर्ट के पीछे की सड़क देखकर तो ऐसा लगा कि वहां तालाब बन गया है, जिसमें गाड़ियां आधी डूबकर गुजरी। एक ऑटो को तो धक्का देकर पानी से निकालना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के ठीक पीछे की सड़क ये तस्वीरें हैं, जहां पर पानी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। दिल्ली की चौड़ी सड़कों का ये हाल था तो संकरी सड़कों का तो पूछना ही क्या। गांधीनगर बाजार में बारिश का पानी दुकानों के आगे बहने लगा। उसमें सड़क पर पड़ी बोतलें तैरती नजर आईं। गांधीनगर बाजार में हम मौजूद हैं और जरा देख लीजिए यहाँ पर बारिश के बाद किस तरह के हालात यहाँ बन गए हैं। लगातार दूसरे दिन जब दिल्ली में बारिश हुई तो लोगों ने चैन की सांस ली, लेकिन कुछ ही घंटों में उनकी ये खुशी खत्म हो गई। जगह जगह सड़कों पर भरे पानी और लंबे जाम ने उन्हें याद दिला दिया कि दिल्ली में बारिश अपने साथ मुसीबतें भी लाती हैं, जिससे जनता को जूझना होगा। और आसमान से बरसते पानी और सड़क पर जमा पानी से लड़ते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचना होगा। सदर बाजार में लोगों को ऐसी ही दिक्कत हुई। बारिश शुरू हुई तो लोगों ने किसी तरह सर छुपाने की जगह ढूंढी और बारिश थमी तो सड़क पर भरे पानी में घुटनों तक डूबकर काम पर निकले। बारिश के बाद क्या हालात है सदर के, ये आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। देखिए आप किस तरीके से पानी यहाँ पर पूरा भर गया है। लंबे जैम ने भी दिल्ली वालों को खूब परेशान किया। आईटीओ पर तो गाड़ियां चींटी की तरह धीरे धीरे आगे बढ़ती दिखी। कई बार तो ऐसा हुआ कि उनकी स्पीड पर पूरी तरह ब्रेक लग गया।
तजाकिस्तान में एससीओ में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत हुई। भारत ने सीमा पर तनाव घटाने में चीन की तरफ से नजर आ रही वादा खिलाफी का मुद्दा उठाया। वहीं ये भी साफ कर दिया कि समाधान में हो रही देरी रिश्तों में खटास ही बढ़ा रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन को दो टूक शब्दों में कहा कि संबंधों में बेहतरी के लिए सीमा पर शांति और सौहार्द की बहाली जरूरी है। उन्होंने चीन से आगे कहा कि एक तरफा बदलाव की कोशिश स्वीकार नहीं होगी। चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि समझाया गया कि मौजूदा हालात में एक तरफा बदलाव स्वीकार्य नहीं है। रिश्तों में विकास के लिए जरूरी है कि सीमा पर पूरी तरह शांति बहाल की जाए। दोनों नेता सैन्य कमांडर के बीच जल्द बैठक आयोजित कराने पर सहमत हुए हैं। पश्चिम एशिया के देश लेबनान में बेरूत ब्लास्ट के पीड़ितों ने जोरदार प्रदर्शन किया। साल भर पहले हुए ब्लास्ट में मारे गए लोगों के परिवार वालों ने सरकार पर हर तरह से नाकाम होने का आरोप लगाते हुए वहां के गृह मंत्री के घर के बाहर जबरदस्त हंगामा किया, जो देखते ही देखते हिंसक हो गया। और सामने आई तस्वीरों में गुस्साई भीड़ पुलिस वालों से भिड़ती नजर आई। इस दौरान पीड़ित परिवारों ने चीख चिल्लाहट करते हुए पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी की, जिनको बाद में सुरक्षाकर्मी खदेड़ते दिखे। पुलिस और परिवार वालों के बीच हुई हिंसक झड़प में कई लोग घायल भी हो गए। शाम ढलते ढलते मामला इतना गंभीर हो गया कि गुस्साई भीड़ ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। लिहाजा पुलिस ने लोगों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस छोड़ी, लेकिन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। रात के अंधेरे में मौजूद भीड़ पुलिस वालों पर पत्थरबाजी करती नजर आई, जिससे बचने के लिए पुलिस की टीम को शील्ड की मदद लेनी पड़ी। लेकिन प्रदर्शनकारियों को जो चीज हाथ लगी वो पुलिस वालों पर फेंकते दिखे। इस दौरान हिंसा पर उतारू प्रदर्शनकारियों ने आगजनी भी की। वहीं पुलिस जवाबी कार्रवाई में लगातार आंसू गैस के गोले छोड़ती रही। इस बीच हिंसा में घायल हुए प्रदर्शनकारियों को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। प्रशांत किशोर के शरद पवार से मिलने और उसके बाद कांग्रेस की बैठक में शामिल होने पर सियासी हलचल तेज हो गई। प्रशांत किशोर जिस तरह सक्रिय हैं, उसके कुछ खास मायने निकाले जा रहे हैं। प्रशांत किशोर बंगाल चुनाव के बाद से 3 बार शरद पवार से मुलाकात कर चुके हैं। एक बार तो यशवंत सिन्हा की संस्था के बैनर तले विपक्ष के कई नेताओं को एक साथ बिठा चुके हैं। क्या प्रशांत किशोर शरद पवार को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने के लिए विपक्ष को गोलबंद कर रहे हैं? ये सवाल इसलिए उठा क्योंकि एक दिन पहले दिल्ली में प्रशांत किशोर ने कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की। वैसे प्रशांत किशोर लंबे समय से विपक्षी एकता करवाने के लिए जुटे हुए हैं। एक दिन पहले राहुल गांधी के सरकारी आवास पर प्रियंका वाड्रा और दूसरे कुछ वरिष्ठ नेताओं के अलावा चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की बैठक हुई थी। कहा जा रहा है कि इस बैठक में सोनिया गांधी भी वर्चुअली शामिल हुई थी। अब इस बैठक के एजेंडे के बारे में कुछ खबरें सामने आ रही हैं, जिसके मुताबिक संपूर्ण विपक्ष को एक खास मुद्दे पर साधने की कोशिश के लिए प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी से मुलाकात के लिए समय मांगा था। बताया गया कि इस बैठक में शरद पवार को अगले राष्ट्रपति के तौर पर पेश करने पर चर्चा हुई। चूंकि 2022 में मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल खत्म होगा, इसलिए विपक्ष की तरफ से अगले राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार की तलाश अभी से शुरू हो रही है। हालांकि न्यूज 18 से हुई बातचीत में प्रशांत किशोर ने शरद पवार के नाम को लेकर किसी भी तरह की चर्चा करने से इनकार किया। उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की बात तो मानी, लेकिन ये कहा कि एजेंडे को लेकर जो बातें चलाई जा रही हैं वो सिर्फ कयास भर हैं। लेकिन बीते कुछ दिनों से प्रशांत किशोर जिस तरह सक्रिय हैं, उसके कुछ खास मायने निकाले जा रहे हैं। प्रशांत किशोर बंगाल चुनाव के बाद से 3 बार शरद पवार से मुलाकात कर चुके हैं। एक बार तो यशवंत सिन्हा की संस्था के बैनर तले विपक्ष के कई नेताओं को एक साथ बिठा चुके हैं। बीते कुछ दिनों में प्रशांत किशोर शरद पवार, ममता बनर्जी के अलावा नवीन पटनायक और M.K. स्टालिन से भी मुलाकात कर चुके हैं। बताया गया कि प्रशांत किशोर के गणित के मुताबिक विपक्ष की एकजुटता से शरद पवार को राष्ट्रपति बनाने की राह निकल सकती है। अगर पूरा विपक्ष शरद पवार के नाम पर सहमत हो जाता है तो चुनाव के वक्त इलेक्टोरल कॉलेज में इस दावे को मजबूती मिलेगी। बंगाल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में विपक्षी दलों की सरकार होने से जरूरी संख्या के आसपास पहुंचा जा सकता है। विपक्ष के साथ बीजेडी के नवीन पटनायक के आने से ये और आसान हो जाएगा। कांग्रेस ने प्रशांत किशोर और राहुल की मुलाकात को अगले विधानसभा चुनाव की संभावनाओं पर चर्चा से जोड़ा है, लेकिन 2024 के चुनाव से पहले राष्ट्रपति चुनाव में बड़ा उलटफेर का क्या असर पड़ सकता है,
इसे प्रशांत किशोर के साथ ही कांग्रेस भी अच्छी तरह से समझती है। बताया गया कि प्रशांत किशोर का यह मानना है कि अगर विपक्षी दल एकजुट हो जाएं तो बीजेपी का खेल बिगाड़ना मुश्किल नहीं। हालांकि इसीलिए वो अभी फिलहाल तमाम विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात भी कर रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा पेच नवीन पटनायक की पार्टी के रुख को लेकर है। लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है और इस समय प्रशांत किशोर उन्हीं संभावनाओं को तलाश रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चौकसी एंटीगा लौटा, डोमिनिका से एंटीगा लौटा मेहुल चौकसी। बड़ी खबर इस वक्त की CNN न्यूज़ 18 के आशीष महर्षि की खबर है कि 2 दिन पहले ही जमानत मिली थी और अब मेहुल चौकसी वापस एंटीगुआ लौटा है इलाज के लिए। जमानत मिली थी जिसके बाद वो एंटीगुआ वापस लौटा है मेहुल चौकसी। बड़ी खबर आपको बता दें, एंटीगा लौटा मेहुल चौकसी और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए मेहुल चौकसी वापस एंटीगा लौटा है। आशीष महर्षि की यह खबर है, 2 दिन पहले इलाज के लिए जमानत मिली थी जिसके बाद वो वापस एंटीगा लौटा है मेहुल चौकसी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से व्हील चेयर पर बैठा हुआ नजर आ रहा है मेहुल चौकसी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया, जहां भीड़ ने पंकज भट्ट नाम के एक बीजेपी नेता की गाड़ी को घेर कर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह थी देवस्थानम एक्ट। त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार में आए इस एक्ट में चारों धामों के प्रबंधन की जिम्मेदारी एक बोर्ड को सौंपे जाने की बात थी, जिसका पुजारी शुरू से विरोध कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी नेता पंकज भट्ट की कार जब ऊखीमठ पहुंची तो भीड़ ने उनकी गाड़ी को घेर लिया और हमला करने की कोशिश की। भीड़ को बेकाबू होता देख वो वापस अपनी कार में बैठ गए और कार को एक परिसर के अंदर ले गए। लेकिन परिसर में जैसे ही भीड़ ने उन्हें कार से उतरते देखा, एक बार फिर वो उनकी तरफ बढ़ने लगे, जिसके बाद बीजेपी नेता अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। लोगों के गुस्से से वो इतना डर गए कि सीधा तीसरी मंजिल तक भागते चले गए। हमारे सनातन धर्म के साथ जो भी कुठाराघात किया जा रहा है उत्तराखंड गवर्नमेंट द्वारा, वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देवस्थानम एक्ट के विरोध में 32 दिन से केदारनाथ में पुरोहितों का धरना प्रदर्शन जारी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निजीकरण के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तंज कस दिया। एयर इंडिया के लोगो क्या है? महाराजा। तो वो कह रहे हैं कि महाराजा आइए, हम दोनों बिकाऊ हैं। एयरपोर्ट भी और सिंधिया जी भी। भूपेश बघेल में जनसंख्या नियंत्रण के बहाने भी बीजेपी पर हमला बोला। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी को घेरा। उन्होंने 70 के दशक में चलाए गए नसबंदी कार्यक्रम का जिक्र करते हुए यह हमला किया। यही भारतीय जनता पार्टी है, जब नसबंदी का कार्यक्रम चला था तो ये लोग विरोध किए थे, जिसके बाद बीजेपी ने बिना देर किए भूपेश बघेल को जवाब दिया। 70 के दशक में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना ही नहीं हुई थी। अध्ययन कर लें इतिहास का। सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा की इजाजत देने पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस भेजकर जवाब मांगा। अब इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई होगी। पटना में कई जगह कांग्रेस नेता संजीव कुमार सिंह के पोस्टर लगाए गए, जिनमें उन्हें देश का अगला प्रधानमंत्री बनाने की मांग की गई। तस्वीर पटना के बोरिंग रोड का है। इस पर साफ तौर पर लिखा गया है कि भारत का अगला प्रधानमंत्री संजीव कुमार सिंह को बनाएं। खबर है कि राहुल गांधी रक्षा मामलों की संसदीय समिति की बैठक बीच में ही छोड़कर चले गए। बताया गया कि इस बैठक में रक्षा मामलों पर चर्चा होनी थी, लेकिन राहुल गांधी बॉर्डर के मुद्दे पर भी चर्चा चाहते थे। राहुल गांधी के जाने के बाद समिति में शामिल कांग्रेस के दूसरे सदस्य भी बैठक से चले गए। रांची में रमेश बैस ने झारखंड के नए राज्यपाल के तौर पर शपथ ली। मेरा एकमात्र उद्देश्य होगा यहाँ की जनता की सुख सुविधाओं को ध्यान देना। लखनऊ से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ में यूपी एटीएस के हाथ चौंकाने वाली जानकारी लगी। न्यूज़ 18 के अजीत सिंह की रिपोर्ट है कि बकरीद से पहले लखनऊ के अमीनाबाद बाजार और हनुमान सेतु मंदिर पर हमला करने की योजना थी। ऐसी खबरें हैं जिसके लिए पकड़े गए संदिग्धों ने पिछले साल इन इलाकों की रेकी की थी। सूत्रों के मुताबिक इस काम के लिए कश्मीर से 2 आतंकी कमांडरों को आना था और फिर ई रिक्शा में प्रेशर कुकर बम रखकर इस साजिश को अंजाम देना था। इसी पूछताछ के आधार पर यूपी एटीएस ने लखनऊ के बुद्धा पार्क के पास से शकील नाम के एक ई रिक्शा चलाने वाले को गिरफ्तार किया।
इतना ही नहीं, पूछताछ में यह भी पता चला, ऐसा बताया जा रहा है कि धमाके के लिए इन लोगों ने मानव बम भी तैयार किए थे। इसके लिए लखनऊ और कानपुर में करीब दर्जन भर महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई, लेकिन एटीएस इन महिलाओं तक पहुंच पाती इससे पहले ही वो फरार हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। इस मामले में अभी तक 6 संदिग्ध गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एटीएस ने बड़ा काम किया है और उस खुलासे से बहुत और लिंक मिल रहे हैं, अन्य शहरों के भी मिल रहे हैं, उसमें भी छापे पड़ रहे हैं। राजस्थान के जयपुर में पक्की नौकरी की मांग पर कंप्यूटर सिखाने वाले टीचरों ने प्रदर्शन किया। बताया गया कि ये सभी लोग पिछले कई दिनों से अपनी मांगों के लिए धरने पर भी बैठे हैं और इस बार दिल्ली जयपुर हाईवे को जैम कर उन्होंने राज्य सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। इन सभी लोगों ने गहलोत सरकार को 15 तारीख तक उनकी मांगों को पूरा करने की अपील की थी, लेकिन तय समय सीमा निकल जाने के बाद उन्होंने दिल्ली कूच का फैसला किया। प्रदर्शनकारियों की वजह से काफी देर तक दिल्ली जयपुर हाईवे पर जैम लगा रहा। कोरोना वायरस दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी निगल गया, लेकिन ब्राजील में वो राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के जी का जंजाल बन गया है। कोरोना संकट में बदइंतजामी और वैक्सीन घोटाले के आरोपों पर वहां जनता का दिमाग ऐसा ठनका है कि उसने राष्ट्रपति को सत्ता से बेदखल करने की कसम खा ली। और इसलिए आए दिन लोग सड़कों पर उतरकर अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत का बिगुल बजा रहे हैं। ब्राजील की जनता में राष्ट्रपति के खिलाफ गुस्सा इतना है कि प्रदर्शनकारी हाथ में एक ऐसा बैनर थामे नजर आए जिसमें जायर बोल्सोनारो को शैतान के रूप में दिखाया गया। उस बैनर को देखकर एक पुलिस वाले का दिमाग गर्म भी हो गया। वैसे तो प्रदर्शनकारी मार्च निकालकर शांति से अपनी बात उठा रहे थे, लेकिन तभी उनमें कुछ लोगों ने सरकारी इमारतों पर पेंट से सरकार विरोधी नारे लिखने शुरू कर दिए। इसके बाद तो पुलिस भी एक्शन में आ गई और उसकी प्रदर्शनकारियों से झड़प हो गई। लोग नहीं माने तो पुलिस की एक टुकड़ी को घोड़ों पर सवार होकर प्रदर्शनकारियों के पीछे दौड़ना पड़ा। विरोध की ये आवाज किसी एक शहर तक ही नहीं सिमटी। साओ पाउलो में भी हजारों लोग अपना सुख चैन छोड़कर रात में सड़कों पर निकले और बर्तन बजा बजाकर अपने राष्ट्रपति का इस्तीफा मांगा। प्रदर्शन में शामिल एक महिला ने तो एक तख्ती के जरिए अपने राष्ट्रपति को वायरस से ज्यादा खतरनाक बता दिया। मध्य प्रदेश के सीहोर में कांग्रेस की महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने के लिए सभी कार्यकर्ता सीहोर के एक बस अड्डे के पास जुटी थी और वहां सड़क के किनारे एक चूल्हा लगाकर उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया। तेल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों का विरोध जताने के लिए लकड़ी के उस चूल्हे पर सब्जी बनाई गई। जब सब्जी पक गई तो वहीं पर रोटियां भी बनाई गईं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई के लिए केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार को भी जिम्मेदार ठहराया। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार से बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाने की भी अपील की। पश्चिम बंगाल के कुछ शहरों में बीजेपी ने फर्जी वैक्सीनेशन के मुद्दे पर प्रदर्शन करते हुए ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कुछ दिन पहले कोलकाता में फर्जी वैक्सीन का कैंप लगाने वाले एक नकली आईएएस अधिकारी को पुलिस ने पकड़ा था, जिस पर बीजेपी ने इल्जाम लगाया कि वो टीएमसी से जुड़ा रहा। और इसके विरोध में बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता कोलकाता के एक इलाके में सड़क पर उतर आए और नारेबाजी करने लगे। इस दौरान जब रास्ते पर तैनात पुलिस वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो प्रदर्शनकारियों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस वाले सख्ती बरतते हुए उन्हें हिरासत में लेने लगे। सिलीगुड़ी में भी इस मुद्दे पर सड़क पर संग्राम छिड़ा। वहां एसडीओ यानी सब डिविजनल ऑफिस के सामने बीजेपी के कुछ लोग धरने पर बैठ गए। हाथों में फर्जी वैक्सीनेशन के खिलाफ लिखे पोस्टर लिए इन लोगों ने ममता सरकार को खूब कोसा। आम जनता का ऊपर और नाइंसाफी हो रहा है, आम जनता इसके खिलाफ है। कुछ दिन पहले भी बीजेपी और लेफ्ट से जुड़े छात्र संगठनों ने इस मुद्दे पर ममता सरकार को घेरने की कोशिश की थी। मुंबई में एमएनएस यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने अमिताभ बच्चन के प्रतीक्षा बंगले के बाहर पोस्टर लगाए हैं, जिसमें संत ज्ञानेश्वर रास्ते को चौड़ा करने के लिए बीएमसी और लोगों की मदद करने की अपील की गई है। बीएमसी जुहू में अमिताभ बच्चन के बंगले की दीवार तोड़कर सड़क को 60 फीट चौड़ी करना चाहती है, जिसके बाद एमएनएस ने ये पोस्टर लगाए हैं।
भारत और पाकिस्तान की सीमा पर एक बार फिर ड्रोन देखा गया। न्यूज़ 18 के पवन शर्मा की रिपोर्ट है कि बीती रात जम्मू कश्मीर के अरनिया सेक्टर में सीमा पार से आया एक ड्रोन बीएसएफ की चौकियों के पास से गुजरा, जिसे देखते ही बीएसएफ के जवानों ने उस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद वो ड्रोन पाकिस्तान लौट गया। लेकिन इस घटना के बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई। साथ ही पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया, ताकि यह पता लग सके कि उस ड्रोन ने कहीं कोई विस्फोटक तो नहीं गिराया। 27 जून को जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से हुए हमले के बाद से जम्मू के आसपास के इलाकों में कई बार ड्रोन देखे जा चुके हैं। पीयूष गोयल राज्यसभा में बीजेपी के नेता होंगे। मॉनसून सत्र से पहले बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को राज्यसभा में अपना नेता चुन लिया। इससे पहले थावरचंद गहलोत ये जिम्मेदारी संभाल रहे थे, जिन्हें कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया है। दिया मिर्जा ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर कर मां बनने की जानकारी दी। दिया मिर्जा ने 14 मई को बेटे को जन्म दिया था। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने टोक्यो ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों से ऑनलाइन बात की और उनका हौसला बढ़ाया। टोक्यो ओलंपिक के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। ईरान में फंसे 5 भारतीयों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद मांगी। उन्होंने गुहार लगाई कि वो उन्हें इंडिया वापस बुलाने का इंतजाम कर दें। इसके लिए उन्होंने एक वीडियो बनाया। ये वीडियो मैं हमारे वतन वापसी के लिए बना रहा हूँ। ना पासपोर्ट है ना कोई डॉक्यूमेंट्स है, तो सर हम सबके जान को यहाँ पे खतरा है सर। उन लड़कों के परिवार वालों ने बताया कि उन्हें ड्रग्स की तस्करी के आरोप में जेल भेज दिया गया था। वहाँ करीब 1.5 साल तक उन्हें कैद में रखा गया और बाद में वहाँ की कोर्ट ने उन्हें बेगुनाह करार दिया, लेकिन उन्हें भारत लौटने के लिए दस्तावेज नहीं दिए गए, जिस वजह से वो वहाँ फंसे हैं। गुजारिश है अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे लड़के को जल्दी जल्द इंडिया लावे। बंगाल में कांग्रेस महासचिव रोहन मित्रा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अपने खत में उन्होंने बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी के काम करने के तरीकों पर सवाल उठाए। यूपी के मुजफ्फरनगर में चोरों ने एक रात में 2 घरों को अपना निशाना बनाया और वहां से करीब 50 लाख के जेवरात और नकदी चुरा ली। गठित कर दी गई है, शीघ्र ही जो भी जिसने भी चोरी की उन चोरों की गिरफ्तारी की जाएगी। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने गूगल के साथ मिलकर लोगों को एक नई सुविधा दी। अब दिल्ली के लोगों को गूगल मैप पर ही पता चल जाएगा कि कौन सी बस कितनी देर में कहां पहुंचेगी। गूगल मैप के जरिए अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं तो आप बस का भी पता लगा सकते हैं कि कौन सी बस किस बस स्टॉप पर कब आएगी और कितनी देरी में वो आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकती है। दिल्ली सरकार का दावा है कि इससे दिल्ली के लोगों को बसों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में आसानी होगी। दुनिया में जो बढ़िया हम कहते हैं कि लंदन का ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा है, न्यूयॉर्क का अच्छा है, सिंगापुर का अच्छा है, तो ये सारे फीचर्स वहाँ भी हैं और आज हम गर्व से कह सकते हैं कि वो सारी चीजें आज हम दिल्ली में भी देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया, जहां 2 पक्षों के बीच हुए विवाद में जमकर पथराव हुआ और देखते ही देखते ये लड़ाई इतनी बढ़ गई कि सड़क पर मौजूद दोनों तरफ के लोगों ने एक दूसरे पर पत्थरों की बौछार शुरू कर दी। दावा है कि विवाद पैसे के लेन देन को लेकर था, जिसके बाद दोनों ओर से जोरदार पत्थरबाजी हुई। वीडियो वहां मौजूद किसी शख्स ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और बताया गया कि एक आदमी इस पत्थरबाजी में बुरी तरह से घायल हुआ, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 2 दिन पहले अमेरिका के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक ताकतवर तूफान अपने साथ इतनी बारिश लाया कि वहां के पेंसिल्वेनिया राज्य के कुछ इलाकों में महज 3 से 4 घंटे में 6 से 10 इंच तक पानी बरस गया। नतीजा यह हुआ कि वहां अचानक बाढ़ आ गई और लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। बादल एक बार बरसना शुरू हुए तो फिर रुके ही नहीं। उस पर बरसात भी कोई मामूली नहीं, बल्कि पानी की ऐसी बौछार जिसके आगे साफ साफ दिख पाना ही बंद हो जाए। मिनटों के अंदर पानी ने सड़कों पर कब्जा कर लिया और बाहर निकले लोगों का अपने घर पहुंचना नामुमकिन हो गया। गाड़ियों ने दम तोड़ दिया तो लोग उनके अंदर ही फंस गए। हाल ये हो गया कि सामने आई एक तस्वीर में एक ड्राइवर को कार से निकालने के लिए एक बचावकर्मी मेहनत करता नजर आया। दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो फर्जी कॉल सेंटर के जरिए अमेरिका के लोगों को निशाना बनाते थे, यानी उनको लूटते थे। फर्जी कॉल सेंटर के लोग खुद को एक बड़ी ऑनलाइन कंपनी का कर्मचारी बताकर कस्टमर को अपने झांसे में फंसाते थे। इनमें 5 महिलाएं भी शामिल थीं। दिल्ली में बैठकर अमेरिका के लोगों को ठगने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। दिल्ली में फर्जी कॉल सेंटर के जरिए इन लोगों ने अमेरिकियों को 4 करोड़ रुपए का चूना लगाया। दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जिनकी साजिश सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। पुलिस के मुताबिक ये लोग अपने आप को एक ऑनलाइन कंपनी का कर्मचारी बताकर अमेरिकियों को ठगते थे। इस गिरोह में 26 लोग शामिल हैं, जिनमें 5 महिलाएं भी हैं।
पुलिस थाने में सिर झुकाए लाइन से बैठे वो शातिर लोग हैं जिन पर साउथ दिल्ली के सुल्तानपुर में बैठकर अमेरिकी नागरिकों को ठगने का आरोप है। पुलिस का दावा है कि ये गिरोह एक फर्जी कॉल सेंटर चला रहा था, जिसमें खुद को एक बड़ी ऑनलाइन कंपनी का कर्मचारी बताकर कस्टमर को निशाना बनाते थे। गिरोह में शामिल 5 महिलाओं का काम अमेरिकी नागरिकों को फोन करके उन्हें अपनी झूठी कहानी में उलझाना था। पुलिस को जब फर्जी कॉल सेंटर चलाए जाने की भनक लगी तो पुलिस ने तुरंत इनके ठिकाने पर छापा मारा। अमेज़न के एम्प्लॉयज़ बनकर कॉल करते थे और उनसे ये कहते थे कि उनका अकाउंट जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो गए हैं और कुछ उनके अकाउंट पे कुछ क्लेम्स हैं और उनको सेटल करने के प्रोसेस में वो उनसे कुछ वाउचर्स वगैरह लेते थे जो फर्दर वो इनकैश करते थे। पुलिस के मुताबिक फर्जी कॉल सेंटर चलाने वाले गिरोह ने पिछले 7 महीनों में 1250 लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाया और उनसे अब तक 4 करोड़ रुपए वसूल चुके हैं। पुलिस को पूछताछ में इनके काम करने के तरीके का पता चला तो इनकी सारी साजिश खुलकर सामने आ गई। पुलिस ने इनके पास से 29 कंप्यूटर के साथ ही इंटरनेट सर्वर भी जब्त किया है। ये लोग पुलिस को कॉल सेंटर चलाने से जुड़े कोई कागजात भी नहीं दिखा पाए। फर्जी कॉल सेंटर चलाने वाला गिरोह आईडी हैक करने की बात कहकर ठगी करता था। पुलिस को पूछताछ में पता चला कि ये लोग अमेरिका में रहने वाले अमेज़न कंपनी के ग्राहकों को पहले किसी फोन नंबर से एक मैसेज भेजते, जिसमें अमेरिकी नागरिक से कहा जाता कि उसकी आईडी हैक हो गई है। परेशान होकर जब अमेरिकी नागरिक उस नंबर पर संपर्क करने की कोशिश करता तो ये लोग इंटरनेट कॉलिंग करते थे और आईडी ठीक करने के बदले पैसों की मांग किया करते थे। साउथ दिल्ली में फर्जी कॉल सेंटर का रैकेट एक इंटरनेशनल साजिश का हिस्सा हो सकता है। जिस तरह से 2 दर्जन से ज़्यादा लोग अमेरिकी नागरिकों से संपर्क करते थे, संभव है इसमें उन लोगों का भी हाथ हो जो विदेशों में बैठकर इनकी मदद करते थे। लेकिन पहली बार ऐसा मामला सामने आया है जिसमें ऑनलाइन कंपनी का कर्मचारी बनकर लोगों का भरोसा जीतने के लिए उनकी आईडी के बहाने ही उन्हें लूटा जाता था। पंजाब में लोक इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष सिमरजीत सिंह बैंस की गिरफ्तारी की मांग करते हुए अकाली दल के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। सिमरजीत सिंह बैंस पर पुलिस ने एक महिला के बलात्कार का मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन अब तक उनकी गिरफ्तारी न होने की वजह से अकाली दल के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों के निशाने पर कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशू का घर रहा। आरोप है कि मंत्री भारत भूषण आशू ही सिमरजीत सिंह की गिरफ्तारी नहीं होने दे रहे। घर से कुछ दूरी पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रास्ता रोक दिया। पुलिस के साथ अर्धसैनिक बल के जवान भी तैनात कर दिए गए। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग को धकेलना शुरू कर दिया। एक प्रदर्शनकारी तो बैरिकेड को लांघकर दूसरी तरफ पहुंचने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोक लिया। थोड़ी देर में हालात बेकाबू होते दिखे तो एक पुलिसकर्मी बैरिकेड के दूसरी तरफ पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को रोकने में लग गया। काफी देर तक धक्का मुक्की चलती रही। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सरकार रेप के आरोपी को बचाने में लगी। रेप की पीड़ित औरत की दरखास्त रजिस्टर ना की जाए, इससे दुखदाई बात क्या है। विधायक और लोक इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष समेत 7 लोगों के खिलाफ पंजाब पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर रेप का मुकदमा दर्ज किया है। अमेरिका के मिशिगन में पेट्रोल और डीजल को लेकर जा रहा एक टैंकर, उसमें आग लग गई। ये टैंकर पहले हाईवे के कंक्रीट बैरियर से टकराया और उसके बाद उसमें भीषण आग लग गई, जिसके बाद उसमें से ऊंची ऊंची लपटें निकलने लगी। इतना ही नहीं, इलाके में धुएं का गुबार छा गया और जिस वक्त इस टैंकर में आग लगी उसमें 53,000 लीटर तेल था और हाईवे पर भी कई गाड़ियां गुजर रही थी, जो टैंकर में आग लगने के बाद अपनी जगह पर रुक गई। पुलिस के मुताबिक सिर्फ टैंकर ड्राइवर को ही हल्की चोटें आई। दसवीं और 12वीं के छात्रों की एग्जाम फीस के मुद्दे पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीएसई को सुझाव दिया। न्यूज़ 18 के अमित सिंह की रिपोर्ट है कि अदालत ने सलाह दी कि अगर मुमकिन है तो सीबीएसई परीक्षा के लिए ली गई फीस का पूरा या थोड़ा हिस्सा 8 हफ्ते के अंदर छात्रों को वापस करे। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी और कहा गया था कि सीबीएसई ने बच्चों से एग्जाम फीस तो ली, लेकिन कोरोना की वजह से 10वीं और 12वीं की परीक्षा ही नहीं हुई, इसलिए सीबीएसई को वो फीस वापस करनी चाहिए। याचिका दाखिल करने वाले शख्स ने दलील दी वो घर में कमाने वाला इकलौता सदस्य है और अगर सीबीएसई छात्रों की फीस लौटा दे तो उसे मदद मिलेगी। यही नहीं, मामले की सुनवाई करने वाले जज का बेटा भी 12वीं कक्षा में और फैसला अगर याचिकाकर्ता के पक्ष में आएगा तो उन्हें भी इसका फायदा मिलेगा। इसी बात को ध्यान में रखकर उन्होंने ये मामला किसी और बेंच को ट्रांसफर करने को कहा, लेकिन सीबीएसई के वकील और याचिकाकर्ता ने इस पर कोई एतराज नहीं जताया और जज से कहा कि वो ही इस मामले को सुने।
अरविंद केजरीवाल ने गोवा में भी सरकार बनने पर मुफ्त बिजली देने का वादा किया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने गोवा में भी मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया। पंजाब और उत्तराखंड के बाद ये तीसरा राज्य है जहां आम आदमी पार्टी ने इस तरह का ऐलान किया है। इन तीनों राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। 300 यूनिट बिजली तक मुफ्त दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सालेह से फोन पर बात की। बातचीत के दौरान मालदीव के राष्ट्रपति ने कोरोना संकट में मदद के लिए भारत का शुक्रिया अदा किया। मुंबई पुलिस ने 1 करोड़ की ड्रग्स की खेप के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब सरकार ने राज्य के लाखों किसानों का कर्ज माफ करने का ऐलान किया। इसके तहत उन किसानों को फायदा मिलेगा जिनके पास खेती के लिए जमीन नहीं है या फिर वो खेतों में मजदूरी करते हैं। मजदूरों ने बहुत बड़ी खुशी की खबर है। आज 3.25 लाख मजदूरों के कर्जे माफ हुए। दिल्ली के पास गुरुग्राम में पुलिस और बदमाशों के बीच एक मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में पुलिस ने 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान पुलिस का एक जवान भी घायल हो गया। कोरोना टीके पर किए गए राहुल गांधी के ट्वीट पर बीजेपी भड़क गई। राहुल ने अपने ट्वीट के जरिए वैक्सीन की कमी का मुद्दा उठाया और केंद्र सरकार पर हमला बोला। केंद्रीय सरकार की आजकल केवल एक नीति है कि जनता को टीके के लिए तरसाओ और महंगाई से रुलाओ, जिसके बाद आग बबूला बीजेपी ने राहुल गांधी पर तंज कस दिया। 39 करोड़ लोगों को का वैक्सीनेशन हो गया तो बिना वैक्सीन क्यों हो गया? किसी की मानसिक स्थिति थोड़ी हिली हो तो उसका इलाज तो कोई कर नहीं सकता।